बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 30 अप्रैल पाकिस्तान में जुमेरात की शाम आसिम मुनीर्स डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 152। इमरान खान को आसिम मुनीर की कैद में आज 999 दिन हो गए हैं। जी हां, एक दिन कम 1000 दिन। आज की पहली खबर भी इमरान खान साहब का केस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना जा रहा है, केस है उनकी सज़ाओं की मुअत्तली का। लेकिन अदालत इस वक्त बज़िद है कि उन्होंने सज़ाओं की मुअत्तली नहीं सुननी बल्कि मेन अपीलें सुननी हैं। एक दिन पहले तफसील से आपके सामने ये सारी बात रखी थी कि मेन अपीलें क्या हैं और सज़ाओं की मुअत्तली क्या है, क्यों अदालत जानबूझकर मेन अपीलें सुनना चाह रही है, सज़ाओं की मुअत्तली नहीं सुनना चाह रही। आज इसमें क्या बातचीत हुई ये भी बताएंगे, लेकिन याद रखिए कि इसमें 2 जजेस हैं जो इस केस को सुन रहे हैं। एक तो जस्टिस सरफराज डोगर जो 15वें नंबर के जज थे, लाहौर हाई कोर्ट से उठाकर उन्हें चीफ जस्टिस बनाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। जस्टिस कियानी जिनका कल ही तबादला किया गया है, ट्रांसफ़र की गई है, उनको असल में चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन उन्हें अब लाहौर भेज दिया गया है। लाहौर में भी शायद उन्हें मेन बेंच के अंदर ना रखा जाए बल्कि बहावलपुर या ऐसे किसी दूर दराज के बेंच में भेजा जाएगा ताकि उनसे पूरी तरह बदला लिया जाए उनकी असूल पसंदी का। तो एक तरफ तो जस्टिस सरफराज डोगर उनको चीफ जस्टिस बना दिया, बाकी तमाम जजेस को उनके सच की सज़ा दे दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। साथ ही साथ जस्टिस सरफराज डोगर साहब की जो अहलियाँ हैं उनको प्रमोशंस भी दी और उनकी निचले ग्रेड से ऊपर वाले ग्रेड के अंदर तकर्री भी कर दी। मतलब जब वो ग्रेड 20वें में है तो उनकी तकर्री जो है वो ग्रेड 21 या 22 की पोजीशन पर कर दी। तो उन्हें मुकम्मल तौर पर नवाज दिया और अब जाहिर है वो उसका रिवॉर्ड पे करेंगे या उसकी कीमत वापस अदा करेंगे चौधरी निज़ामुद्दीन को उनकी मर्ज़ी के फैसले करके। दूसरे हैं जस्टिस आसिफ। जस्टिस आसिफ वो हैं जिनके बेटे ने लैंड क्रूज़र के अंदर 2 बच्चियों को कुचल कर ब्लू एरिया या इस्लामाबाद के अंदर कत्ल कर दिया था। उस बच्चे के पास ड्राइवर्स लाइसेंस नहीं था क्योंकि वो अंडर एज था, और बाद में पता चला कि वो जो लैंड क्रूज़र थी वो भी इलीगल थी, मतलब कस्टम उसका पेड नहीं था। इस्टेब्लिशमेंट ने जस्टिस आसिफ को भी इस्लामाबाद के इस इंसिडेंट से ऐसे निकाला उनके बेटे को और उन्हें जैसे मक्खन में से बाल निकाला जाता है। दोनों जजेस जो हैं वो अब पूरी कीमत अदा करेंगे इमरान खान के खिलाफ फैसले करने में। याद कीजिए जो 6 जजेस ने पहले ख़त लिखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वाज़े बताया था कि कैसे ISI ने एक जज के साले को अगवा किया, उसके नाजुक अज़ा के ऊपर करंट लगाया, और वजह यह थी कि वो ये बयान दे कि जज साहब करप्ट हैं ताकि जज पर प्रेशर बने और जज जो है वो उनकी मर्ज़ी के फ़ैसले इमरान खान के ख़िलाफ़ करे। इसी तरह एक जज और उनकी बेगम के बेडरूम के अंदर कैमरा भी लगाया गया था। मकसद क्या था वो आप सबको पता है। अब आगे बढ़ते हैं। आज हुआ क्या? आज जो केस था जिसकी समाअत थी उसमें बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब से मुझे मुलाकात में जो बातचीत मेरी हुई है मैं वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। इमरान खान ने कहा कि उन्हें 22 घंटे तक कैद तन्हाई में रखा जाता है, यहाँ तक कि कोई मेरे सलाम का जवाब भी नहीं देता। बुशरा बीबी को 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है। ये बैरिस्टर सलमान सफदर बता रहे हैं अदालत को जो हाल ही में उनकी मुलाकात हुई। वो कहते हैं कि मेरी 9 अप्रैल को इमरान खान से 65 मिनट की मुलाकात हुई, लेकिन सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने मेरे कहने के बावजूद बुशरा बीबी से मेरी मुलाकात नहीं करवाई। बुशरा बीबी से मेरी आखिरी मुलाकात दिसंबर 2025 में हुई थी, इसके बाद मिलने नहीं दिया गया। ये उन्होंने बताया कि बुशरा बीबी का जो असल अहवाल है वो मैं आपके सामने नहीं रख सकता कि वो कितना उनके साथ बदतरीन सलूक है। सिर्फ मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई जेल में, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों की आंखें जेल में ख़राब हो गई हैं। अब तो ये हर एक सवाल कर रहा है कि जेल में ऐसा क्या वायरस है कि दोनों मियाँ बीवी की आंखें ख़राब हो गई हैं। फिर वो कहते हैं कि इमरान खान ने मुझे हदायत दी है कि अगर सज़ा मुअत्तली दरख्वास्तों पर पहले फ़ैसला कर दिया जाता है तो फिर सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलों पर दलाइल देने के लिए तैयार हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर के मुताबिक चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ के बेंच के सामने उन्होंने कहा कि पहले सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्तें हैं वो सुन लें, फिर मेन अपीलों की तरफ जाएं। मुझे इमरान खान साहब ने इसी चीज़ का इख्तियार दिया है या इसी चीज़ की बातचीत की है, लेकिन अदालत बज़िद है कि हम मेन अपील सुनेंगे, क्योंकि अगर सज़ा मुअत्तली सुने तो बुशरा बीबी को फौरी रिहा करना पड़ता है।
क्योंकि रिहाई नहीं देनी, इसलिए सज़ाओं की मुअत्तली की दरखास्तें जो हैं वो सुनने को तैयार नहीं है, जो कानूनी तौर पर उन दोनों का हक बनता है। अब नहीं, अब से 6 महीने बल्कि 1 साल पहले इन एप्लीकेशंस को सुना जाना चाहिए था। बज़िद है अदालत कि हमने नहीं सुनना और हमने मेन अपील सुननी है, क्योंकि मेन अपील को रिजेक्ट करेंगे, फिर ऊपर आईनी अदालत में जाएगी, वहाँ से रिजेक्ट करवाएंगे और इमरान खान को जेल के अंदर ही रखेंगे। इसलिए अदालत बार बार बज़िद है कि हमने मेन अपील सुननी है, हमने आपकी सज़ाओं की मुअत्तली को नहीं सुनना। वैसे तो जिस तरह फॉर्म 47 के ये नताइज निकालते हैं, इन्होंने जो सज़ाओं की मुअत्तली की अपील है वो भी तो फैसला इन्हीं जजेज़ ने करना है, लेकिन ज़ाहिर है शर्मिंदा ज़्यादा होंगे, उसमें कानून ज़्यादा तोड़ना पड़ेगा। शर्म तो वैसे है नहीं, लेकिन चलें, फिर भी उनको लगता है कि खुलेआम कानून जो है उसका इस्तेसाल करना पड़ेगा, तो इसलिए बेहतर है मेन अपीलें सुन के रिजेक्ट करते हैं, उस पर हमें क्रिटिसिज्म शायद कम आएगा। तो ये अब सूरत हाल बनी हुई है। फिर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने वहाँ कहा कि पिछली दफ़ा वज़ीर आला KP ने ये एतराज़ किया कि मैंने उनके सलाम का जवाब नहीं दिया, तो मैं अब दे देता हूँ। कई हफ्तों के बाद उन्हें याद आया, खैर उन्होंने कहा मैं अब दे देता हूँ सोहेल अफरीदी साहब को वालेकुमुस्सलाम। तो वहाँ पर ठट्ठा उड़ा पूरी अदालत के अंदर, कहके लगे इस बात के ऊपर कि वाह वाह वाह, जस्टिस साहब ने क्या काम किया। ना जस्टिस साहब को शर्म आई, ना सामने बैठे कहके लगाने वालों को शर्म आई कि ये किस चीज़ के ऊपर कहके लग रहे हैं कि एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर अदालत में एक जज को सलाम कहता है और उसका जवाब नहीं देता, और कई या तो फिर ना दें, अभी भी ना दें। अगर आपको कानूनी तौर पर लगता है कि आपका जवाब देना नहीं बनता तो फिर अभी भी ना दें। कई हफ्तों के बाद वो उसका जवाब देते हैं और अदालत के अंदर कहके लगते हैं। तो ये आज सब कुछ अदालत के अंदर हुआ। फिर सलमान सफदर साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमरान खान साहब की आंख की बिनाई 85% जा चुकी है, वो तकलीफ़ में है। इस कौम के लिए सब सख्तियाँ तकालीफ वो बर्दाश्त कर रहे हैं। इमरान खान का कहना है कि मैं मर्द हूँ, सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरी अहलिया को 24 घंटे एक कमरे में बंद किया हुआ है, इनको टॉर्चर किया जा रहा है, ये बिल्कुल बर्दाश्त में नहीं। इमरान खान एक बार फिर बता रहे हैं कि मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन एक औरत के ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। लेकिन आपको पता है कि हमारे हाफिज़ साहब तो कुरान करीम के हाफिज़ भी हैं, कुरान की आयात भी सुनाते हैं। मुझे नहीं पता कहाँ कुरान में लिखा है कि औरतों के साथ आप ये सलूक कर सकते हैं। मुझे ये भी नहीं पता कि जो मॉडर्न दुनिया के कवानीन हैं वहाँ औरतों के साथ इस सलूक की कहाँ पर इजाज़त है। मुझे ये भी नहीं पता कि बुशरा बीबी का जो रेटिनल डिटैचमेंट और उसकी अब ट्रीटमेंट हो रहा है, जिसका मतलब आँख की बिनाई मुकम्मल ही तकरीबन जाना है, उस पर पाकिस्तान की जो फैं क्लास है, जो मोमबत्ती माफिया है, जो NGO माफिया है, जो हमेशा औरतों की एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वो आज कहाँ हैं। ना डॉक्टर यास्मीन राशिद के लिए वो औरतें बोलती हैं, ना आपको कोई एहतजाज करते हुए नज़र आते हैं, ना आपको यहाँ औरत मार्च नज़र आता है। कोई डॉक्टर यास्मीन राशिद और जो बुशरा बीबी हैं उनके हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे, और बल्कि ईमान मज़ारी के लिए भी आप देखें तो कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। इससे आप ये अंदाज़ा लगा लें कि ये जितना भी फैं क्लास और मोमबत्ती माफिया और NGOs हैं, ये वही काम करती हैं जो इनके वेस्टर्न मास्टर्स कहते हैं, वेस्ट में बैठे हुए, और पाकिस्तान में बैठे हुए चौधरी निज़ामुद्दीन कहते हैं। हाँ, अगर इनके जो फाइनेंसियर हैं, मतलब के स्पॉन्सर्स हैं, जो वेस्ट में बैठे हुए हैं, उनकी चौधरी निज़ामुद्दीन से उन दिनों में बीच में आपको पता सर्द गर्म पीरियड आते रहते हैं, चौधरी निज़ामुद्दीन से उनकी नाबंदी हो, पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल से उनकी नाबंदी हो, तो फिर ये मोमबत्ती माफिया थोड़ी बहुत उनके ख़िलाफ़ भी बात करते हैं, कोई जलसा जुलूस मोर्चा उनके ख़िलाफ़ भी लगाते हैं, क्योंकि पीछे इनके एम्बेसीज खड़ी होती हैं पूरी तरह से। तो उस तरह से इनकी कैद वगैरह उस वक्त नहीं की जा सकती, क्योंकि फिर वेस्टर्न गवर्नमेंट्स बहुत शोर मचा देती हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर जनरल्स की और वेस्टर्न गवर्नमेंट्स की आपस में किकली पड़ रही हो, जैसे आपको पता है कि कॉमनवेल्थ ने भी इलेक्शन चोरी की रिपोर्ट छुपाई और यूरोपीय यूनियन अभी तक छुपा के बैठा हुआ है, जब इनकी किकली पड़ रही हो, मतलब कि ये एक दूसरे के अंदर घी शक्कर हों, वेस्टर्न पावर्स और पाकिस्तान के जनरल्स, तो फिर आप ईमान मज़ारी को उठाकर अंदर फेंकें या जो मर्ज़ी करें, फिर कोई पूछने वाला नहीं है। ना डॉक्टर यास्मीन राशिद का हवाल और ना ही बुशरा बीबी का हवाल, ना ये औरत मार्च वाले बोलेंगे, ना ये मोमबत्ती माफिया बोलेंगे, ना ये कोई NGO बोलेगी, क्योंकि इस वक्त मैंने जैसे आपको कहा कि सभी का एजेंडा एक है, और सभी का एजेंडा वही है जो इस वक्त आसिम मुनीर साहब का एजेंडा है, और आसिम मुनीर साहब का एजेंडा वो है जो बड़े साहब का एजेंडा है। तो मामला इस तरह पूरी दुनिया में इनके जो मफादात हैं उनके मुताबिक चल रहा है। इसलिए इस वक्त इंसाफ के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए कोई आवाज़ बुलंद नहीं करना चाहता। अगली खबर बहुत ही हैरान कुन भी है और परेशान कुन भी।
एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहबाज राणा की आज की खबर है कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर 2.4 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है सिक्योरिटी सिस्टम लगाने की। तो फिर इसमें हैरान कुन बात क्या है या परेशान कुन क्या है? परेशान कुन यह है कि लोग ये सोचते हैं कि ये जो सिक्योरिटी सिस्टम पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर लगेगा, इसकी एक्सेस डायरेक्टली अमेरिका और इसराइल के पास होगी। कहा तो ये जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर ये एक डिटेक्शन सिस्टम लगेगा जो क्रिमिनल्स को और ऐसे थ्रेट्स जो दूसरी दुनिया के ममालिक को भी हों, मसलन दहशतगर्द हैं, उनको अर्ली डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन इससे ये भी जहन में रखिए कि पाकिस्तान के फिर एयरपोर्ट्स में से कौन आता है और कौन जाता है, हर तरह का डाटा फिर अमेरिका और इसराइल और उन तमाम मुल्कों जिनके इन कंपनीज़ के साथ कोई ना कोई लेना देना है या इंटरेक्शन है, उन सब के पास चला जाएगा। अब एक तरफ तो इस बात को बड़ा हौसला अफजा कहा जा रहा है कि मॉडर्न सिस्टम लगेगा पाकिस्तान के अंदर, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि बेसिकली ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स जो हैं वो कहीं और बैठकर लोग कंट्रोल करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है जो पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा है। खैर, जो कुछ पहले हो चुका है उसमें ये तो शायद बहुत ही छोटा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो, जितना कुछ पहले हम कर चुके हैं और करने जा रहे हैं। बहरहाल ये भी एक खबर थी जो आपके सामने रखनी थी। इसके ऊपर आज बहुत बातचीत हो रही है और सबसे इंटरेस्टिंग बात आपके लिए कि ISPR और ISI ने मना कर दिया है पाकिस्तानी टेलीविज़न चैनल्स को कि इस खबर के ऊपर बातचीत नहीं करनी। तमाम व्लॉगर्स जो पाकिस्तान के अंदर हैं, मेजर व्लॉगर्स, उनको भी मना किया गया है और तमाम टेलीविजन्स को भी मना किया गया है कि आपने इसके ऊपर कोई चीज़ एयर नहीं करनी। आप देखेंगे एक्सप्रेस ट्रिब्यून भी शायद इसके ऊपर कोई फॉलोअप स्टोरी और ना कर सके। इसको खुफिया रखने के लिए सबको कहा गया है। लग ये रहा है कि ये साजबाज ये डील पहले से कर ली गई है, अब सिर्फ खामोशी इख्तियार करवाई जाएगी और अचानक से किसी दिन आपको ये पता चलेगा, या शायद आपको पता ही ना चले कि ये 2.4 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है और डिटेक्शन सिस्टम लग चुके हैं और आपका डाटा आपके मुल्क का जो है वो कई और मुल्कों के पास पहुंच चुका है। हाँ, जिसने अपना कट लेना होगा बीच में से, वो अपना 2, 4, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 50 मिलियन, 100 मिलियन डॉलर का कट लेके बीच में से निकल जाएगा। उसको इससे क्या कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी से आने वाले वक्त में क्या होगा। ये तो आपने कल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद साहब से सुन ही लिया था कि वो किसी IMF को नहीं मानते, किसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को नहीं मानते, एमनेस्टी को नहीं मानते, उनकी रिपोर्ट्स को नहीं मानते। वो मुखलस नहीं है पाकिस्तान के लिए। मुखलस तो पाकिस्तान के जनरल्स ही हैं। और आपको वो ईमान साहबा भी याद होंगी जो कैप्टन थी, जो ऐसे करके बात कर रही थी। वो कह रही थी, मैं ये नहीं कहती कि फ़ौज जो करती है वो सही करती है, लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि फ़ौज जो भी करती है मुल्की मफाद के अंदर करती है। अगली खबर PTCL के बारे में है कि अब UAE की कंपनी एतिसलात PTCL को छोड़ के जाना चाहती है, मतलब पाकिस्तान से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के जाना चाहती है। PTCL क्या करता है? PTCL जो लैंडलाइन फ़ोन्स हैं और इंटरनेट है घरों में, ऑफिसेज़ में, वो प्रोवाइड करता है। पाकिस्तान के IT और टेलीकॉम सेक्टर के अंदर एक बैकबोन की हैसियत रखता है। उसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है एतिसलात ने, जो UAE की कंपनी है, और उन्हीं के पास इस कंपनी की मैनेजमेंट भी है। अब खबर ये आई है कि वो एग्जिट प्लान के ऊपर सोच रहे हैं। ये खबर डॉन न्यूज़ के ऊपर आज फ्रंट पेज पर प्रिंट हुई है और इस खबर के मुताबिक एतिसलात जो है वो एग्जिट स्ट्रेटजी प्लान कर रहा है और उन्होंने गौर करना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान से वो किस तरीके से अपना बिजनेस बेच के निकलें। अब ये अमूमी एग्जिट प्लान नहीं है। वैसे तो 100-150 कंपनीज़ आपके सामने पिछले दिनों में हम रख चुके हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़, फार्मास्यूटिकल से लेके तमाम दूसरे जो एरियाज़ हैं उनमें अपना बिजनेस यहाँ से बेच के जा चुके हैं। लेकिन ये उससे भी बड़ा मसला है। ये मसला जुड़ा है पाकिस्तान और UAE के जो रिलेशनशिप हैं उनके साथ। आपको पता है कि हाल ही में UAE ने पाकिस्तान से 3.5 अरब डॉलर वापस लिए। उसके साथ ही साथ आज ही की एक और ख़बर है कि अब तकरीबन 18 या 20 एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे थे इत्तेहाद एयरलाइंस में, उनको भी निकाल दिया गया। ये पाकिस्तानी थे और कहा जा रहा है कि उनको शायद इसलिए निकाला गया है कि वो पाकिस्तानी नेशनल थे। उनको इत्तेहाद एयरलाइन से एक ही दफ़ा उनकी नौकरियां ख़त्म कर दी गई हैं। अब आपने जहन में रखना है कि तकरीबन 18 से 20 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक्त UAE के अंदर मुलाजमत कर रहे हैं। उसमें से 60 से 70% तो ब्लू कॉलर हैं, जो मजदूरी करते हैं, लेबर करते हैं, लेकिन 30 से 20% जो है
वो वहाँ पर एग्जीक्यूटिव जॉब्स या प्रोफेशनल जॉब्स या दूसरी जो सेमी स्किल्ड जॉब्स हैं उनके अंदर भी हैं। पाकिस्तान तकरीबन 7 से 10 अरब डॉलर, पाकिस्तान की टोटल जो रेमिटेंसेज हैं वो 30 से 35 अरब डॉलर बाहर से आती हैं और उन्हीं पर पाकिस्तान मेनली चलता है। उसमें से 7 से 10 बिलियन डॉलर जो तकरीबन है वो यूएई से जो पाकिस्तानी हैं वो कमाकर वापस भेजते हैं। ये कितना बड़ा ब्लो बैक होगा पाकिस्तान के लिए, कितना बड़ा एक पाकिस्तान के लिए सेटबैक होगा अगर यूएई के साथ हमारे रिलेशनशिप मुकम्मल कोलैप्स कर जाते हैं। आज ही की मसलन ये 3, मैं आपको बहुत पढ़े लिखी शख्सियत, दरमियाने पढ़े लिखी शख्सियत और बिल्कुल कम पढ़ी लिखी शख्सियत जो है, तीनों के हालात बता देता हूं कि पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स क्या सोच रहे हैं। अब्बास नासिर साहब का ट्वीट देख लीजिए, वो डॉन के एडिटर भी रहे हैं। सोचिए कितना गैर जिम्मेदार उनका ट्वीट है जो वो छाप रहे हैं। इसको पढ़िए। वैसे तो आप में से भी बहुत सारे कहेंगे कि हाँ बिल्कुल ज़बरदस्त कह रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी में आप होश से काम लेते हैं, आप जोश से काम नहीं लेते। फॉरेन पॉलिसी जो है वो कोई शेखुपुरा की या फैसलाबाद की, बार की या यूनियन काउंसिल की या ज़िला काउंसिल की पॉलिटिक्स नहीं है। फॉरेन पॉलिसी में मुल्कों के साथ आपके रिलेशनशिप होते हैं और आप उनमें बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। उसके बाद समर साहब का आप ट्वीट देख लीजिए, उनका भी ट्वीट कुछ ऐसा ही है। वो भी बगावत करने पर ही तुले हुए हैं। समर साहब भी इस वक्त जर्नल्स के बहुत करीब समझे जाते हैं। और आखिर पर मरियम नवाज़ के दादा का ट्वीट देख लीजिए, रज़ी दादा का। उन्होंने तो गाली मुका दी है। वो कहते हैं कि जितने भी लोगों को वो निकाल देंगे वहाँ से, गाली कोई नहीं, हमें सऊदी अरब उतने ही ज़्यादा लोग जो हैं वो हमारे अपने यहाँ बसा लेगा, दरवाजे खोल देगा। ये अप्रोच है इस वक्त पाकिस्तानी मिलिट्री जर्नल्स की। पिछले दिनों आपने मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को और पूरे पाकिस्तानी मीडिया को और जितने भी जर्नली टाउट थे उनको यूएई के ऊपर हमला करते हुए देख लिया था। अब मेरा सवाल ये है कि सारी उम्र तो ये हमें बताते रहे कि यूएई हो या दूसरे मुसलमान ममालिक हों या दूसरे ममालिक हों इंटरनेशनली, इमरान खान की वजह से उनसे ताल्लुकात जो है वो ख़राब हुए। किसी एक मुल्क से भी हमारे कभी इमरान खान के ज़माने में ऐसे ताल्लुकात ख़राब नहीं हुए कि उन्होंने इस तरह रातों रात पैसे वापस मांग लिए हों या ऐसे लोगों को नौकरियों से फायर किया जा रहा हो या दूसरी तरफ इस तरीके से उनकी जो कंपनी हमारे यहाँ इन्वेस्टेड हो वो छोड़ के जाना चाहती हो। लेकिन अब कोई जवाब नहीं देगा कि इन ताल्लुकात को ख़राब करने वाला असल में कौन है। आप याद कीजिए, आप सबको याद होगा जो भी रेगुलरली मेरे व्लॉग्स देखते हैं, पिछले तकरीबन 8 महीने से 1 साल का सारा अरसा जिसमें हमारे फील्ड मार्शल साहब जहाज़ में बैठ के फिरकी की तरह और तितली की तरह एक जगह से दूसरी जगह उड़ते फिर रहे थे, मैं तब बता रहा था कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी। आप याद कीजिए, मैं आपको बार बार कहता था कि ये इसी भंवर में फंसेंगे। मैंने आपको ये भी कहा था कि मिडल ईस्ट वाले तमाम ममालिक एक दूसरे के कज़न्स हैं, कभी वो एक दूसरे के साथ नरम होते हैं तो कभी गर्म। कतर और सऊदी अरेबिया की सख्त पिछले दिनों में एक दूसरे से अनाज था, नाराज़गी थी, अब वो बिल्कुल एकमिक है। और पिछले दिनों में यूएई और अमेरिका जो सऊदी अरब है वो बिल्कुल एकमिक थे और अब उनके दरमियान जो तनाज़ात हैं वो आपके सामने नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान ने आज से पहले कभी भी यूएई हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, कुवैत हो, इनके आपस के मामलात के अंदर उंगली नहीं फंसाई थी। मतलब कि मिडल ईस्ट के अंदर क्या हो रहा है पाकिस्तान उससे थोड़ा बाहर रहता था और सभी से अपने ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश करता था। आसिम मुनीर साहब ने माशाल्लाह ऐसी महारत के साथ वहाँ पर जाके सौदेबाजियाँ और पार्टीबाजियाँ की और एक जगह से उड़ के जहाज़ पर दूसरी जगह इतनी स्पीड से पहुँचे कि ना सऊदी अरब अंदर से हमसे खुश है और ना ही अब यूएई। और उसके जो पाकिस्तान को नताइज हैं वो आना शुरू हो गए हैं। ये अलग बात है कि कोई मानने को तैयार नहीं कि उसके नताइज क्या हैं और आने वाले वक्त में उसके मज़ीद हमें कौन से नताइज भुगतने पड़ने हैं। लेकिन ये सवाल अपने आप से ज़रूर पूछिए, जब हम 1 साल से ये बता रहे थे कि आसिम मुनीर साहब ने जो ये इतनी स्पीड पकड़ी हुई है ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होनी है, पाकिस्तान के यहाँ ताल्लुकात ख़राब होंगे जिससे हमारी मईशत के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। और अब आप ये सोचिए कि 18 से 20 लाख पाकिस्तानी यूएई के अंदर काम करते हैं। आप उन सब के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं, आप उन सब का। और ये 18 से 20 लाख पाकिस्तानी नहीं है, ये 18 से 20 लाख घराने हैं। और फिर उन घरानों के अंदर जो लोग, कोई ड्राइवर है, उन घरों के अंदर जो पाकिस्तान में पीछे घर हैं, कोई काम उनका सर अंजाम देता, तो आप पूरी इकॉनमी के अंदर इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ये 7 से 10 बिलियन डॉलर जो यूएई से आता है, अगर ये चला गया तो इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या होगा, इसको आप खुद सोच लीजिए।
वही फील्ड मार्शल जिनको बताया जा रहा है कि वो पूरी दुनिया में पीस मेकर हैं और पूरी दुनिया पाकिस्तान की इज्जत कर रही है। पाकिस्तानी पासपोर्ट जहां लेकर जाते हैं सैल्यूट पढ़ते हैं। वो जो झूठ आपको बेचा जाता है उसका शाखसाना ये निकल रहा है कि जिन ममालिक के साथ हमारे अच्छे मरासम थे आज वो भी खिलाफ खड़े हैं। कल ही डॉक्टर आयशा सिद्दीका साहबा की खबर थी कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मना कर दिया है कि आपने लीबिया के अंदर आप हथियार नहीं बेचने। इससे पहले सऊदी जो पाकिस्तान है वो सूडान के अंदर भी जो हथियार बेच रहा था उस डील को भी कैंसिल करवा दिया गया। गालिबन ये 2 ही डील्स में ली थी पाकिस्तान को इस सारे टाइम के अंदर। तो अब डीलें तो दोनों ही कैंसिल हो गई, लीबिया वाली भी और सूडान वाली भी। तो अब सज्जन जी की आनियाँ जानियाँ देखें। वो गिलहरी को कोई देके गया था ना अपना सामान, स्क्वेरल को, इसको पंजाबी में हम गालड़ भी कहते हैं और काटो भी कहते हैं। तो काटो को कोई सामान देके गया था अपना, जब वापस आया तो उससे सामान मांगा कि आपके पास रखवाया था। तो वो फुदक के एक दरख्त पर, एक से दूसरे दरख्त पर, दूसरे से तीसरे दरख्त पर, अगले बंदे ने पूछा आपको सामान दिया था? उसने कहा सामान को छोड़ो, मेरी आनियाँ जानियाँ देखो। तो अब आप फील्ड मार्शल साहब की आनियाँ जानियाँ देखें। जो SIFC में हुआ, जो ग्रीन इनिशिएटिव में हुआ, जो स्मगलिंग में हुआ, जो बाकी तमाम चीज़ों में परफॉर्मेंस है फील्ड मार्शल साहब की, वही फॉरेन पॉलिसी में भी परफॉर्मेंस होनी है, बल्कि उससे भी बदतरीन होनी है, क्योंकि ये इनका एरिया नहीं है। 4 दिन की जो चांदनी थी, जो 4 दिन हमें इस्तेमाल करना था, लोगों ने वो वाह आपने देख ली। हो सकता है 4 दिन और मिल जाए वाह ऐसी, लेकिन असल में जो आप ये कहिए कि जो फंडामेंटल मिस्टेक्स हमने की हैं कि दूसरों के झगड़ों में जाके उंगली फंसाई है, सालस बने हैं, मतलब अपने कद से बड़ी हरकतें जो हमने की हैं उसके अब हमें नताइज मिल रहे हैं। बिल्कुल ये सारी बात तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान के जो इस वक्त के मारूजी हालात हैं उनके ऊपर आरिफा नूर साहबा ने आज एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल लिखा है। डॉन के अंदर प्रिंट हुआ है। अगर आपको मौका मिले, आरिफा नूर डॉन लिख के अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको आज का उनका आर्टिकल मिल जाएगा, जिसमें पाकिस्तान की जो सालसी है उसके आने वाले दिनों में क्या असरात हैं और मौजूदा असरात क्या हैं, पाकिस्तान को बीच में से क्या मिला, क्या खोया पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के अंदर लोगों के साथ क्या हुआ, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ का क्या सूरत हाल है, इस्लामाबाद के शहरियों के साथ क्या हुआ, इस सब के ऊपर बहुत ही डिटेल्ड और बड़ा ही कंप्रीहेंसिव एनालिसिस आरिफा नूर साहबा ने लिखा है। आरिफा नूर उन चंद जर्नलिस्टों में से हैं जो हमारी हुकूमत की बहुत ही क्रिटिकल रही हैं, लेकिन कभी भी किसी ने जुर्रत नहीं की कि उनको लफाफा सहाफ़ी कह सकें। ना वो आज लफाफा सहाफ़ी हैं, ना वो कल थी। वो कल भी हमारी क्रिटिकल थी, अभी भी बहुत दफ़ा क्रिटिकल लिखती हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में, इमरान खान के बारे में, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में, लेकिन वो एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। डॉन के अंदर एक बहुत मोतबर नाम है, पाकिस्तान के अंदर बहुत मोतबर नाम है। ज़रूर पढ़ा कीजिए उनको जब भी आपको मौका मिले। बहुत ही जहानत के साथ बेहतरीन तहरीरें वो तहरीर करती हैं डॉन के अंदर, प्रोग्राम भी करती हैं शायद डॉन TV के ऊपर वो अपना हालात हाजरा के ऊपर। आगे चलते हैं जी। इमरान खान साहब से उनके रुफ़का की मुलाकात की नई फहरिस्त आज जारी हुई और शुक्र है कि रुफ़का पहुँचे भी। आज सलमान अकरम राजा, हमायूं महमद, अली मोहम्मद ख़ान, साहबजादा सिबगतुल्लाह, महबूब शाह और अली बुखारी, इनके नाम शामिल थे। हमने कम अज़ कम 3 लोगों को तो वहाँ पर देखा, या 4 लोगों को। सलमान अकरम राजा, अली मोहम्मद ख़ान, हमायूं महमद, अली बुखारी, इनको कम अज़ कम मैंने देखा। मेरे ख्याल सभी गए होंगे, साहबजादा शायद सिबगतुल्लाह और महबूब शाह भी ज़रूर गए होंगे, वो मेरी नज़र में नहीं आए, लेकिन ये 4 लोगों को तो मैंने पुलिस नाके के ऊपर इनकी वीडियो देखी वहाँ पर। पिछली दफ़ा आपको पता है कि लिस्ट जारी हुई थी, कोई भी नहीं पहुंचा था, हमने भी एहतजाज किया था। अब आप देखिए आज, क्योंकि ये मोतबर नाम गए थे और सीनियर लोग गए थे जिनको मीडिया पहचानता है, लोग पहचानते हैं, तो आज सोशल मीडिया के ऊपर इनकी वीडियोस वायरल हुई हैं। इनकी बातचीत, जैसे पुलिस इनको रोक रही है अडयाला जेल जाने से, तो ये वहाँ खड़े बातचीत कर रहे हैं पुलिस वालों से, तो वो हर तरफ वायरल है। मतलब इमरान खान की बात हो रही है, वही जो बार बार हम आपसे गुजारिश कर रहे थे कि सीनियर लोगों को भेजें ताकि वहाँ पर कोई बातचीत तो हो, कोई वीडियो बने, कोई वीडियो क्लिप बने, कोई बातचीत हो, ताकि पता चले लोगों को कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन हो क्या रहा था कि बजाय इसके कि आप सीनियर लोगों को वहाँ भेजते, जूनियर लोग, ऐसे लोग जिनका पार्टी के अंदर भी लोगों को पता नहीं था, उनकी लिस्ट बनाकर भेज दी जाती थी। और फिर पिछली दफ़ा खुदा खुदा करके सीनियर लोगों की लिस्ट बनी तो वो गए ही नहीं। इस दफ़ा भी हम आपको अंदर की खबर दे सकते हैं, पता नहीं कोई इसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं। खबर ये है कि कल जो बहुत ही सीनियर लोगों की लिस्ट बना के दी गई थी, उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा हम शहर में ही मौजूद नहीं हैं, हमने नहीं आना, हम फारिग नहीं हैं, हम मौजूद नहीं हैं। जो पिछली लिस्ट थी, जो कल थी, हम नहीं आ सकते। और ज़्यादातर लोगों के जब नाम डाले जाते हैं, सीनियर लोगों के, जिनके हम नाम यहाँ से प्रपोज करते हैं,
अब हमारे पास ये खबर ये आई है कि वो लोग इनकार कर देते हैं कि हम नहीं जा सकते, हम बिजी हैं। ये बिल्कुल हो रहा है। अब इसमें कसूर किसका है? कसूर इसमें बेचारे शरीफ आदमी सलमान अकरम राजा का ये है कि वो सभी के ऐब छुपाने के चक्कर में खुद मारे जाते हैं, क्योंकि वो खुल के बात नहीं बताते कि कौन क्या कर रहा है, तो सोशल मीडिया उनके ऊपर पल पड़ता है। ये जाने बगैर कि सलमान अकरम राजा जो हैं वो एक प्रोफेशनल वकील थे, बहुत वेल अचीव्ड, आप ये कहिए कि वेल इस्टेब्लिश्ड उनकी प्रैक्टिस थी। वो सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम कर रहे हैं, इमरान खान के लिए काम कर रहे हैं, और कोई भी उनकी जो दयानतदारी है उसके ऊपर सवाल नहीं उठा सकता कि उन्होंने पैसा पकड़ लिया है, किसी को टिकट बेच दी है, कोई ऐसे काम कर दिए हैं। सिर्फ उनके क्रेडिट में जो चीज़ नहीं जाती वो ये नहीं कि वो सबका कच्चा चट्ठा ट्रांसपेरेंसी के साथ आवाम के सामने नहीं रख रहे। उससे होता क्या है कि वो खुद अताब में आ जाते हैं लोग, फिर जाहिर है वो सेक्रेटरी जनरल हैं, लोग उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, उन पर लोग फिर शदीद तनकीद करते हैं, जिसका उन्हें बुरा भी लगता है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि मैं तो इतना कुछ कर रहा हूँ फिर भी मुझ पर तनकीद हो रही है। उसकी वजह ये है कि वो ये सारे लोग जो इनकार करते हैं आने के लिए, वो इनके नाम लोगों के सामने नहीं रखते, हकीकत नहीं रखते कि ये लोग आने से खुद इनकार करते हैं, इसमें उनका कसूर नहीं है। जब वो ये रखेंगे तो यकीन कीजिए उनके ऊपर जो दबाव है और तनकीद है वो कम हो जाएगा। अगली खबर जी, आज मरियम नवाज़ के कैंसर से रिलेटेड एक खबर दोबारा मीडिया पे सरफेस हुई। एक स्क्रीनशॉट किस्म की चीज़ जो है वो चलाई गई, मंसूर अली खान साहब का बयान कि उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ को कैंसर हो चुकी है, और उनका ये दावा जो है वो चलाया गया। उसके बाद अज़मा बुखारी साहबा ने उसके ऊपर एक ट्वीट किया कि मंसूर अली खान साहब को इस चीज़ में खुद ही एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए कि ये सब कुछ क्या है। फिर मंसूर अली खान साहब ने एक ट्वीट किया कि ये झूठ है और ये जो लोग झूठ फैला रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हम आपके सामने एक माजी का उनका क्लिप रखते हैं। ये सारा किस्सा इस तरह से है कि मंसूर अली खान साहब ने एक वीलॉग किया, उसके अंदर उन्होंने मरियम नवाज़ साहबा का पहले तो थंबनेल में, क्योंकि मंसूर अली खान साहब के अगर आप थंबनेल देखें तो अक्सर वो क्लिक बेट्स लेते हैं, झूठी चीज़ें ऊपर लिखते हैं या झूठी या ऐसी अधूरी चीज़ें लिखते हैं, उसके अंदर ऐसा सस्पेंस डालते हैं कि आप देखने जाएं कि हुआ क्या है। उनके क्लिक बेट्स वाले थंबनेल होते हैं। ये कोई ऐसी अनोखी बात भी नहीं, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। हम ऐसा नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि ये गलत है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये बात गलत हो। बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो ये काम करते हैं कि वो ऊपर जो लिखते हैं थंबनेल में वो ऐसे होता है कि पता नहीं क्या हो जाने लगा है। मंसूर अली खान भी ऐसा ही करते हैं। उनको लगा कि मरियम नवाज़ के कैंसर से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो लोग बहुत देखेंगे हमारे व्लॉग को, तो उन्होंने लिखा कि उनको कैंसर है या नहीं है, ये खबर दुरुस्त है या नहीं है। अच्छा, अब आप किसी की बीमारी के ऊपर ऐसा थंबनेल पहले तो क्यों बना रहे हैं? अगर आपके पास खबर है अंदर चुप करके दे दीजिए। आप पहले तो उनकी बीमारी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं और उसको थंबनेल में बेच रहे हैं। अच्छा, हो गया। उसके अंदर भी पूरी बात सुनाते हैं कि उनके करीबी ज़राए से मेरी बात हुई, पहले उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, उनका टेस्ट हुआ, फिर कैंसर नहीं निकला, इस दफ़ा फिर गई हैं। ऐसी कहानी उसके अंदर सुना रहे हैं कि लोगों को वाकई लगे कि उन्हें कैंसर है। फिर हल्का सा कहते हैं कि लेकिन कैंसर निकला नहीं है। सारी कहानी, पहले थंबनेल पे भी कैंसर कैंसर कैंसर, फिर सारी बातचीत और कहानी भी कैंसर कैंसर कैंसर, और फिर कहते हैं कि मैंने करीबी ज़राए से पता किया है तो उन्हें कैंसर नहीं निकला। अब उनके उस वीलॉग का एक क्लिप वायरल हुआ है, वो जरा सुन लें। मरियम नवाज साहबा को जो है वो कैंसर का मर्ज जो है वो लाहक हो गया है। मुझे कुछ इसकी डिटेल्स पता थी, लेकिन कुछ बैकग्राउंड मुझे पता था, लेकिन अब कुछ मजीद तफसीलात भी जो है वो सामने आई हैं। और ये अब जो मैं आपसे गुफ्तगू करने लगा हूं वो इस वक्त मरियम नवाज के साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे मेरी गुफ्तगू हुई है, जिसके बाद ये सारी डिटेल्स मैं उनकी सेहत के हवाले से जो है आपके सामने रखने लगा हूं। आज से तकरीबन 2 साल पहले जिनीवा के अंदर ही जो है उनका एक थायराइड का इशू था, जिसके हवाले से जो है वो इनका एक मेडिकल चेकअप वहां पे हुआ था और ट्रीटमेंट हुई थी वहां पे। लेकिन उस वक्त सस्पेक्टेड था कि कहीं ये कैंसर ना हो, लेकिन वो कैंसर नहीं निकला था। तो लेकिन जारी बात है इस तरह की सूरत हाल के अंदर जो है वो रीअकरेंस भी हो सकती है, रीचेकअप भी आपको करवाना पड़ सकता है। तो ये बेसिकली वही कॉम्प्लिकेशन थी जिसके चक्कर में जो है वो इनको जाना पड़ा, और इनकी जाने से पहले इनकी तबीयत जो है वो यहाँ पे भी बताया जाता है खराब हुई, जिसके बाद इनको शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ले जाया गया था जहां पे इनकी ट्रीटमेंट हुई थी। सुन लिया आपने। अब इसमें आप बताइए कि ये उन्हीं के वीलॉग के अंदर का क्लिप है, हो सकता है कोई एक आध लफ्ज किसी ने बीच में काट दिया हो, AI से कुछ नहीं है, ये उनका असल क्लिप है। अब इससे कंफ्यूजन तो फैलेगी। अब अच्छा, अगर कंफ्यूजन फैली है तो एक्सप्लेनेशन दे दें कि मैंने तब भी कहा था कि मैंने पता किया उन्हें कैंसर नहीं है, और एक्सप्लेनेशन दे दें। अब क्या कह रहे हैं कि जिन्होंने ये खबर फैलाई है उनके खिलाफ गवर्नमेंट कार्रवाई करे, मतलब उन्हें जेलों में डाले। ये भी गरीदा फारूकी वाला काम कर रहे हैं। भाई, आपको क्या ज़रूरत थी थंबनेल पर कैंसर बेचने की? पहले फिर वीलॉग के अंदर कैंसर 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 की सारी जो भी आपने किया, और ऑन टॉप ऑफ दैट
आप उसमें सारी वो बात भी कर रहे हैं, खुद कन्फ्यूजन फैला रहे हैं और आखिर पर कह रहे हैं कि लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर दें, उन्हें जेल में डाल दें। ये हैरान कुन बात हुई है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।